स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 5 पर, गति के नियम। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे वृत्तीय मार्ग पर गति, इससे संबंधित। तो आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, उसमें हमने घर्षण से संबंधित बात की है। उसके पहले न्यूटन के गति के नियम पर बात किया है। यदि आपने वो पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक की सहायता से उन्हें देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वृत्तीय मार्ग पर गति और ये घर्षण के साथ में इसका क्या संबंध है, जबकि हमने वृत्तीय गति के बारे में तो पिछले अध्याय में बात किया था कुछ, उस समय इस पर बात नहीं की थी। तो वृत्तीय मार्ग पर गति का घर्षण से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि यदि घर्षण नहीं हो तो कोई भी वाहन मुड़ ही नहीं सकता। अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी ना कि घर्षण के लाभ क्या क्या हैं। तो एक लाभ ये भी है कि हम घर्षण नहीं हो तो वाहन को वृत्तीय मार्ग पर मोड़ ही नहीं सकते, हम मोड़ ही नहीं सकते। वो सीधा चल रहा है तो सीधा ही चलता रहेगा, आपका पहिया मुड़ जाएगा ऐसे, पर वो चलता रहेगा बिना घर्षण के। तो आइए वृत्तीय मार्ग पर किसी भी वाहन को गति करवाने के लिए घर्षण किस प्रकार से उपयोगी, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो कल्पना कीजिए कि ये हमारा एक वृत्तीय मोड़ है, और इस वृत्तीय मोड़ पर एक कार चल रही है। ये एक कार है जो इस वृत्तीय मार्ग पर गतिशील है। इस वृत्तीय मार्ग का केंद्र यहाँ है O, और वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है स्मॉल r। ये स्मॉल r त्रिज्या है। माना कि कार का द्रव्यमान है कैपिटल M या स्मॉल m ले लें, तो इसका भार हुआ mg जो नीचे की ओर क्रियाशील होगा, और सतह से मिलने वाली अभिलंब प्रतिक्रिया r ऊपर की ओर होगी। अब ये कार इस वृत्तीय मार्ग पर टर्न ले रही है, यानी कि इस प्रकार से मुड़ती हुई चल रही है। अब कोई भी वस्तु जब वृत्तीय मार्ग पर होती है तो उसे अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। बिना अभिकेंद्रीय बल के तो वह वृत्तीय पथ पर गमन ही नहीं कर सकती, चल ही नहीं सकती। और अभिकेंद्रीय बल किसी बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। अभिकेंद्रीय बल एक नाम है क्योंकि वो केंद्र की ओर क्रियाशील होता है। तो केंद्र की ओर क्रियाशील होने के लिए कोई ना कोई बल चाहिए केंद्र की ओर लगने वाला, तो ही वह अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। तो माना कि इसकी चाल जो है वो v है, मान लेते हैं। माना कि कार का द्रव्यमान बराबर m, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या स्मॉल r, और कार की चाल, किस चाल से वो गति कर रही है, v चाल से वो इस मार्ग पर गति कर रही है। ये इसकी चाल v है, इस प्रकार से वृत्तीय मार्ग पर। तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो होगा उसका मान कितना होगा, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, जैसा कि अपन ने पिछले वाले चैप्टर के अंदर बात किया था और अभिकेंद्रीय त्वरण निकाला था। अभिकेंद्रीय त्वरण में यदि द्रव्यमान का गुणा करेंगे तो अभिकेंद्रीय बल आ जाएगा। तो कार का द्रव्यमान m है और अभिकेंद्रीय त्वरण को v² r से प्रकट करते हैं, तो अभिकेंद्रीय बल का मान हो जाएगा mv²/r। अर्थात इतना अभिकेंद्रीय बल मिलेगा तो ये कार इस वृत्तीय मार्ग पर गति करेगी। अब क्या होता है कि जब कार वृत्तीय मार्ग पर चलती है तो इसके पहिए और सड़क के बीच में एक घर्षण बल क्रियाशील होता है और वो घर्षण बल केंद्र की ओर होता है।
अदरवाइज कार जो है ये बाहर की ओर स्लिप होने लग जाएगी, वृत्तीय मार्ग को छोड़ती हुई आगे इस दिशा में चलती रहेगी। तो इसका ये बाहर की ओर स्लिप होना बताएगा इस प्रकार से। तो घर्षण बल क्या करेगा, ये अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। तो माना कि घर्षण बल का मान F है, घर्षण बल बराबर स्मॉल f है, जो किधर क्रियाशील है, केंद्र की ओर क्रियाशील है, और यही घर्षण अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। अतः अभिकेंद्रीय बल mv² किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है, घर्षण के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। दूसरा अपन कह सकते हैं कि r mg के बराबर है, अभिलंब प्रतिक्रिया और mg एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, है ना। घर्षण के नियम से F बराबर क्या लिखा जा सकता है, μr। घर्षण गुणांक का मान μ, अभिलंब प्रतिक्रिया का मान r, तो F बराबर μr लिखा जा सकता है। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो μmg, ये F हो गया। अब एक काम करते हैं, ये हमारी समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 से 1 व 2 से क्या हो जाएगा, mv² बटे स्मॉल r बराबर μmg, m कैंसिल हो गया, तो v² बराबर μgr या v बराबर √μgr। ये वेग के लिए व्यंजक आ गया। अब आप देखिएगा, हमने ये पढ़ा था घर्षण के बारे में कि घर्षण का मान बढ़ता है पर एक सीमांत अवस्था तक बढ़ने के बाद में फिर उसका मान बढ़ना बंद हो जाता है, यानी कि इसकी तो एक सीमा है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। तो ये तो हो गया सीमित। अब हम यहाँ लिख रहे हैं कि mv² बटे r जो है वो F के बराबर होना चाहिए, तो ही ये चल पाएगी, अदरवाइज नहीं चल पाएगी। अगर आप वेग बढ़ा दोगे तो ये मान तो बढ़ जाएगा, पर यदि ये मान बढ़ गया और ये F से ज़्यादा हो गया तो फिर कार क्या होगी, स्लिप हो जाएगी, क्योंकि जितना अभिकेंद्रीय बल चाहिए उतना घर्षण प्रदान नहीं कर पाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। हमने बराबर का निशान तो लगा दिया, पर यहाँ ये बात है कि अगर हमने वेग का मान इतना रख दिया कि वो घर्षण से अभिकेंद्रीय बल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो फिर कार क्या होगी, बाहर की ओर स्लिप मार जाएगी। उस पर एक अपकेंद्रीय बल, जो एक सूडो फोर्स है, छद्म बल है, वो क्रियाशील होगा। जैसे एक बस में हम बैठे हुए हैं और ड्राइवर बस को मोड़ता है तो हम बाहर की ओर झुक जाते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी होगा कि ये कार जो है बाहर की ओर स्लिप मार जाएगी अगर वेग का मान ज़्यादा हुआ तो। इसका मतलब जो है, वेग का ये वाला जो मान है ये अधिकतम मान है ना। तो इससे ज़्यादा वेग नहीं रखना। अतः मैं यहाँ लिख देता हूँ, अतः सुरक्षित मोड़ के लिए v जो है या तो ये छोटा होना चाहिए या फिर अधिक से अधिक बराबर होना चाहिए, किसके, μg और r के। जितनी त्रिज्या ज़्यादा होगी उतना वेग बढ़ जाएगा, अर्थात जो टर्न होते हैं वो काफ़ी घुमावदार बड़े बड़े बनाना चाहिए ताकि कार फिसले नहीं, हम अधिक वेग से भी उस पर वाहन को चला सकें। दूसरा, घर्षण गुणांक का मान ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि सड़क जो होना चाहिए वो रफ होना चाहिए, ज़्यादा चिकनी नहीं होना चाहिए। चिकनी सतह के लिए म्यू का मान कम होता है और रफ सतह के लिए म्यू का मान ज़्यादा होता है, यानी कि घर्षण का मान ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जी तो हमारे हाथ में है नहीं, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है। तो हम आर का मान बढ़ाकर वी के मान को बढ़ा सकते हैं, या फिर म्यू के मान को बढ़ाकर वी के मान को बढ़ाया जा सकता है। तो किसी भी समतल सड़क पर, ये समतल सड़क के बारे में बात कर रहे हैं हम, कि समतल सड़क पर किसी भी वाहन को सुरक्षित रूप से मोड़ने के लिए हम अधिकतम, यानी कि इसको चाहें तो वी मैक्सिमम क्या लिख देंगे, वी मैक्सिमम बराबर √μgr। इससे ज़्यादा हुआ तो वाहन फिसल जाएगा और बाहर की ओर स्कीड कर जाएगा, स्लिप मार जाएगा। ठीक,
तो ये हो गई समतल सड़क पर अधिकतम चाल के लिए व्यंजक। अब कल्पना कीजिए कि हमारी सड़क इतनी चिकनी है कि म्यू का मान जो है वो 0 या 0 के करीब है। अब 0 या 0 के करीब आ गया तो वी का मान भी 0 या 0 के करीब आ जाएगा, यानी कि आप उस सड़क पे तो वाहन को मोड़ ही नहीं सकते। आप कोशिश करोगे तो फिसल जाओगे, बाहर की ओर खिसक जाओगे। ठीक, अब हम पहाड़ों पर जाना चाहते हैं। अब पहाड़ों के ऊपर इतनी जगह तो होती नहीं है कि हम आर का मान बढ़ा के वी का मान बढ़ा दें। तो पहाड़ों पर हम आर का मान नहीं बढ़ा सकते, तो वहाँ पर सुरक्षित मोड़ के लिए एक तो वाहन की गति बहुत कम होना चाहिए। अब चक्कर ये है कि वाहन की गति कम करोगे और पहाड़ अगर चढ़ रहे हैं तो कभी कभी वाहन जो है वो पीछे भी आ सकता है। तो जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वाहन की गति तेज करके और उसको टर्न लेना पड़ता है, तो ये बड़ी असुरक्षित यात्रा हो जाती है ऐसी स्थिति में जब समतल सड़क हो। तो पहाड़ों पर घुमावदार सड़क बनाने के लिए कुछ अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो आइए अपन वो भी देख लेते हैं कि पहाड़ों पर जब घुमावदार सड़क बनाई जाती है तो वहाँ पर हम किस टेक्निक का उपयोग करके और इस वेग को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ आर को बढ़ाकर वेग को बढ़ाना ज़्यादा संभव नहीं है। तो आइए अपन उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहाड़ों पर किस प्रकार से सड़कें तैयार की जाती हैं जब वृत्तीय मार्ग होते हैं या टर्न होते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि पहाड़ पर जो सड़क बनाई जाती है वो थोड़ी सी ढालदार बनाई जाती है, यानी कि एक तरफ से ऊंची होती है और अंदर की तरफ झुकी हुई होती है। तो जब वाहन चलता है उसके ऊपर तो वो इस प्रकार से चलता है, ये बाहर से उठी हुई है और अंदर की तरफ झुकी हुई है। अर्थात जो वृत्तीय मार्ग का केंद्र है उस केंद्र की ओर अंदर रहती है और उसके बाहर की ओर वो थोड़ी सी एलिवेटेड रहती है, उठी हुई रहती है। तो वाहन जब चलता है उसके ऊपर तो हल्का सा इस प्रकार से टेढ़ा हो जाता है। इसका क्या लाभ है? तो यहाँ देखिए कि अभिलंब प्रतिक्रिया ये मिली, तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया आर, माना कि ये वाला कोण थीटा कोण है। अभिलंब प्रतिक्रिया के हम दो घटक विभाजित कर सकते हैं, एक ये घटक हो जाएगा और एक ये वाला घटक हो जाएगा। इसी प्रकार से घर्षण जो क्रियाशील है वो घर्षण इस दिशा में क्रियाशील है, F टायर और सड़क के बीच। इसके भी हम दो घटक कर सकते हैं, एक घटक ये होगा और दूसरा घटक ये हो जाएगा। तो माना कि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, तो ये वाला घटक हो जाएगा F cos थीटा और ये हो जाएगा F sin थीटा। इसी प्रकार से अगर बात करें अपन R की, तो R में ये वाला घटक हो जाएगा R cos थीटा, क्योंकि ये कोण थीटा होगा, और ये वाला घटक हो जाएगा R sin थीटा। समझ लें एक बार चित्र को। माना कि वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या स्मॉल r है, ये जो त्रिज्या है हमने पहले भी r ली थी, अभी भी r लेते हैं। ये वृत्तीय मार्ग यहाँ तक की त्रिज्या है r, तो स्मॉल r त्रिज्या है यहाँ तक की, और ये वाला कोण थीटा कोण है। तो माना कि वाहन जो है वो इस प्रकार से ढालदार सड़क पर एक चाल v से गतिशील है, इसकी चाल जो है वो v है, v वेग से आगे की ओर जा रहा है। तो जब v वेग से आगे की ओर जा रहा है तो यहाँ पर सतह की अभिलंब प्रतिक्रिया r, उसको दो घटकों में विभाजित कर दिया, r cos थीटा और r sin थीटा। r sin थीटा केंद्र की ओर, r cos थीटा सतह के लंबवत, और दूसरा जो है वो f को हमने वियोजित किया, तो f जो है वो f cos थीटा और f sin थीटा। अच्छा, mg भी होगा, तो ये mg नीचे की ओर, तो mg और f sin थीटा नीचे की ओर है, r cos थीटा ऊपर की ओर है। इसी प्रकार से r sin थीटा और f cos थीटा ये केंद्र की ओर क्रियाशील हो गए। कुछ बातें हमने पहले लिखी थी, मैं वापस से उनको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। माना कि वाहन जो है इसका द्रव्यमान स्मॉल m है, इसकी चाल जो है वो स्मॉल v है, इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है। तो यहाँ देखिए कि वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल, केंद्रीय बल की आवश्यकता होगी, और अभिकेंद्रीय बल कितना होता है mv²/r। अब यहाँ अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करेगा? ये दोनों मिलकर प्रदान करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि mv²
बटे स्मॉल आर बराबर होगा आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। इसी प्रकार से अगर यहाँ देखें हम तो देखिए एम जी प्लस एफ साइन थीटा बराबर क्या है आर कॉस थीटा। ये नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है, बलों को संतुलित किया। इसमें एक काम करते हैं, इसको तो हम चलो अभी नंबर बाद में देंगे, इसको हम एम जी लिख देते हैं। तो एम जी बराबर क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। अच्छा एक बात हम जानते हैं कि f बराबर होता है म्यू आर घर्षण के नियम से। तो इस f को और इस f को रिप्लेस कर देते हैं म्यू आर से, तो एम बी वर्ग बटे आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आर कॉमन लिया, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। इसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा एम जी बराबर एम जी बराबर हो जाएगा आर कॉमन आ गया कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, 1 भागित 2, इसको इससे भाग दे दें तो क्या आएगा वी स्क्वायर बटे आर जी बराबर आर कैंसिल हो गया, यहाँ है साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब इसमें भी एक काम करते हैं, हम कॉस थीटा से ऊपर और नीचे भाग दे देते हैं, इसको भी कॉस थीटा से भाग दे दें, इसको भी कॉस थीटा से भाग दे दें। तो वी वर्ग बराबर क्या लिख पाएंगे हम, वी वर्ग बराबर लिख पाएंगे आर जी, इसको ट्रांसफ़र कर दिया और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ कॉस थीटा से भाग देंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा। तो एक काम करता हूँ मैं म्यू को पहले लिख लेता हूँ, म्यू प्लस टेन थीटा, यहाँ कॉस थीटा कट गया तो म्यू बचा, तो म्यू प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। और नीचे देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस म्यू टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या किया हमने, कॉस थीटा से भाग देने पर। कुछ बातों को ध्यान से सुने आप लोग, क्योंकि हर बात मैं बोर्ड पर नहीं लिख पाता हूँ। तो कॉस थीटा से भाग दिया हमने तो ये हमें प्राप्त हुआ। अब आप इसको v को निकाल सकते हो, तो v बराबर क्या हो जाएगा रूट ऑफ, यानी कि सब चीज़ वर्गमूल में आ जाएंगी, आर जी म्यू प्लस टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा। अब आप देखिए कि थीटा का मान जितना ज़्यादा होगा वेग का मान उतना ही ज़्यादा होगा। कहीं गलती हो रही है मेरे से, हाँ ये माइनस है तो ये माइनस होगा, सॉरी ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, तो ये भी माइनस होगा। ये त्रुटि सुधारना पड़ेगी हमें, इस माइनस को हम यहाँ चूक गए थे तो ये प्लस लिखने में आया था। तो देखिए थीटा का मान ज़्यादा होगा तो v का मान बढ़ जाएगा, है ना, म्यू का मान ज़्यादा होगा तो v का मान बढ़ जाएगा। अब पहाड़ों पर चूँकि r की सीमा है तो हम r के ऊपर निर्भर नहीं है, हमने एक नया फैक्टर और निकाल लिया कि थीटा जितना ढाल ज़्यादा होगा हम उतने अधिक वेग से वाहन को गति करवा सकते हैं। अतः v का मान जो है ये मैक्सिमम कितना रख सकते हैं हम, v का मान मैक्सिमम रख सकते हैं, वर्गमूल में लिख देंगे इसे आर जी म्यू प्लस टेन थीटा बटे 1 प्लस म्यू टेन थीटा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। या फिर v का मान छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए आर जी म्यू प्लस टेन थीटा से बटे 1 प्लस म्यू टेन थीटा, इनके परिणाम से।
तो ये कंडीशन है कि वी का मान कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज स्लिप मारेगी। और थीटा का मान ज़्यादा होगा तो हम वी का मान बढ़ा सकते हैं, अधिकतम इस मान के बराबर तक कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि वृत्तीय मार्ग पर जब कोई वाहन गति करता है तो घर्षण बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और दूसरा, ढालदार सड़क क्यों बनाई जाती है उसका भी हमने पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया। धन्यवाद।